तो चलिए सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जो हमारे लोकतंत्र की नींव पर ही सवाल खड़े कर रही है। देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत किसी नंबर या आंकड़े से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही हैरान करने वाले टकराव से। तो बात है 2 अप्रैल 2026 की। जगह थी पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। हुआ ये कि वहां एक नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, मतलब जाम लगा दिया गया। और देखिए, ये सिर्फ एक मामूली जाम नहीं था। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को 9 घंटे तक बंधक बनाया गया। पर हैरानी की बात यह है कि ये काम करने वाले लोग वो नहीं थे जिनके बारे में कोई सोच भी सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन और क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इनमें टीचर्स थे, किसान थे, दुकानदार थे, मतलब बिल्कुल आम लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तक नहीं था। और इन सबको एक साथ लाने वाली सिर्फ एक वजह थी। इन सभी के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। जब इसके आंकड़े सामने आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। सोचिए, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 1 या 2 नाम नहीं, बल्कि 61 लाख से भी ज्यादा नाम पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इसके अलावा 60 लाख और लोगों को एक एकदम नई कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसका नाम था सस्पेक्टेड वोटर या संदिग्ध मतदाता। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए। इसे ऐसे समझिए कि राज्य का हर 6 में से 1 वोटर इसकी चपेट में आ गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जो संदिग्ध वोटर वाली कैटेगरी है ना, ये पहले कभी थी ही नहीं। मतलब 1952 के बाद से अब तक 13 बार इलेक्टोरल रिवीजन हुए, लेकिन इस कैटेगरी का जिक्र कहीं नहीं था। तो फिर सवाल वही है कि आखिर इतनी बड़े स्केल पर यह सब किया क्यों गया? खैर, जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना। पब्लिक को यही नैरेटिव दिया गया कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद है बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को पहचानना और उन्हें लिस्ट से हटाना। लेकिन जब डेटा को करीब से देखा गया, उसका एनालिसिस हुआ, तो कहानी कुछ और ही नजर आई। डेटा में एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिला। जिन जिलों में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की आबादी सबसे ज्यादा थी, वहीं पे सबसे ज्यादा वोटर्स को सस्पेक्टेड फ्लैग किया गया। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके थे, वहां ये रेट सबसे कम था, मतलब ना के बराबर। तो अगर मकसद अवैध अप्रवासियों को हटाना नहीं था, तो फिर ये पूरी प्रक्रिया हुई कैसे? और यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार का फैसला एक ऐसे सॉफ्टवेयर के हाथ में दे दिया गया जिसको कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। मतलब अधिकारियों को खुद नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर कितना सही काम करता है या करता भी है या नहीं। एक बार तो हालत इतनी बिगड़ गई कि इस सॉफ्टवेयर ने राज्य के लगभग सारे, मतलब करीब 7 करोड़ वोटर्स को ही सस्पेक्टेड दिखा दिया। बाद में इसे एक टेक्निकल ग्लिच कहकर टाल दिया गया। और इस पूरे कंफ्यूजन के बीच कई जरूरी ऑर्डर ऑफिशियल तरीके से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए इलेक्शन अधिकारियों को भेजे गए। कई बार तो ये मैसेज लिखे हुए नियमों के भी उलट थे। लेकिन ये मामला सिर्फ डेटा या टेक्निकल ग्लिच का नहीं है। इसका असली असर आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ा, और वो बहुत गहरा और अपमानजनक था। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी। उनका नाम लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी और बेटे को सस्पेक्टेड की लिस्ट में डाल दिया गया। जब मीडिया में ये बात उछली, तब जाकर उनके परिवार का स्टेटस ठीक किया गया। और वो अकेले नहीं थे। इस लिस्ट में एक कारगिल वॉर के हीरो थे, एक वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, यहाँ तक कि 2 मंत्री और खुद बूथ लेवल ऑफिसर्स जो ये काम कर रहे थे, उनके नाम भी शामिल थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जानबूझकर की गई राजनीतिक साजिश के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि ये एक 2 पार्ट स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ जो असली वोटर हैं, खासकर कुछ खास समुदायों से उन्हें हटाया गया, और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से हजारों नए वोटरों को गैर कानूनी तरीके से फॉर्म 6 के जरिए लिस्ट में जोड़ा गया। कुछ जगहों पर तो ये फर्क इतना ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। एक ही विधानसभा क्षेत्र में अगल बगल के पोलिंग बूथों पर सस्पेक्टेड वोटर्स की संख्या में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। तो अब इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है?
लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो कुछ जरूरी कदम उठाएं ताकि वो अपना नाम चेक कर सकें और अपने वोट देने के अधिकार को वापस पा सकें। तो आखिर में पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो किसी एक राज्य या चुनाव तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि अगर एक बिना टेस्ट किया हुआ एल्गोरिदम और एक व्हाट्सएप मैसेज ये तय करने लगे कि देश में कौन वोट देगा और कौन नहीं, तो फिर हमारे लोकतंत्र का भविष्य क्या है?